प्यारे छात्र छात्राओं, आज इतिहास के अगले चैप्टर की ओर चलते हैं और उस अगले चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियां। इसके बारे में आज चर्चा का विषय है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे, और वो है कि 16वीं सदी के समय राजतंत्र स्थापित था और राजतंत्र में राजा का मनमानी या लोगों के ऊपर उसका अत्याचार या निरंकुश राजा जो उस राज्य के बारे में उनको कुछ भी ऐसा मतलब नहीं होता था, वो अपना मनमानी करते थे, लोगों को अपने निर्णय को मनवाया जाता था। इस प्रकार से बहुत सारे अत्याचार राजतंत्र में होता था और इस राजतंत्र में राजा के द्वारा मनमानी कर वसूला जाता था और उस कर का दुरुपयोग किया जाता था, अपने आमोद प्रमोद में खर्च कर दिया जाता था। और राज्य विस्तार, इनका प्रमुख जो एक महत्वपूर्ण जो कारण था वो राजतंत्र में कि कोई भी राज्य को, कमजोर राष्ट्र या राज्य था, उनको अपने कब्जे में अपने शक्ति का प्रयोग करके या सेनाओं का प्रयोग करके उसको अपने अधीन या अपने आधिपत्य में ले लिया जाता था। और किसान मजदूर वर्ग के ऊपर खूब अत्याचार होता था। इसमें राजा तो राजा, जमींदार और सामंत भी खूब अत्याचार करते थे और गरीब किसान या मजदूरों के भूमि को छीन लिया जाता था। तो इस प्रकार से 16वीं सदी का जो दौर चला था वो राजतंत्र का दौर था। जो हमारा पहला पॉइंट राजतंत्र एवं लोकतंत्र। तो राजतंत्र के अंतर्गत सिर्फ राजाओं का शासन, इसमें किसी भी जनता का या जनता की बातों को नहीं सुना जाता था। राजा जो भी कानून बना दे उसका विरोध कोई भी नागरिक या कोई भी जनता नहीं करता था। यदि कोई विरोध करता था राजा की बातों को, राजा के निर्णय को, तो उनको जेल में डाल दिया जाता था या मरवा दिया जाता था या उस राज्य से बेदखल कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से राजतंत्र जो व्यवस्था थी वो जनता के विरुद्ध या लोगों के विरुद्ध हुआ करती थी, जिसमें जनता को न्याय नहीं मिल पाता था। जनता राजतंत्र में कोई भी पद की लालसा नहीं कर सकता था। जो भी राजा निर्णय दे दे उसको सभी उस राज्य के प्रजा को मानना पड़ता था। तो इस प्रकार से राजतंत्र 16वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा प्रचलन में थी और इसके बाद में
जो प्रमुख और इसमें बातें थी, राष्ट्र के इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि राजा ही सर्वोपरि था। इसमें किसी भी जनता का अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से राजतंत्र, इसके बाद में लोकतंत्र 17वीं और 19वीं सदी की जब बात आती है तो उस समय लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जिसमें जो शासन व्यवस्था किसी भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा कानून बनाना या शासन का संचालन करना, चुनाव की प्रक्रिया या मतदान की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी एक प्रतिनिधि का चुनाव और उस प्रतिनिधि के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन करना और लोगों के अनुरूप कार्य करना, सार्वजनिक कार्य करना और एक सीमित अवधि के बाद में उसकी सेवा की समाप्ति और फिर से दोबारा निर्वाचन करके नए प्रतिनिधि का चुनाव कर लेना, ये लोकतंत्र। इसमें जो शक्ति थी वो जनता के ऊपर थी। जनता अपने तरीके से किसी भी प्रतिनिधि या किसी भी सरकार को चुन सकती थी। आज की जो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पर जनता एक निश्चित अवधि के बाद में अपने नए सरकार या नए प्रतिनिधि का चुनाव करती है और चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो जनता के कल्याण के लिए या जनता के हित के लिए सार्वजनिक तौर पर कार्य करती है। ये लोकतांत्रिक है। तो राजतंत्र में सिर्फ राजा का ही मनमानी, लोकतंत्र में राजा की शक्ति समाप्त या राजा का अधिकार नहीं होना, और इसमें सर्वशक्तिमान जनता होती है, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि इसमें शासन करते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला पॉइंट हमने देखा कि राजतंत्र एवं लोकतंत्र की बातें। इसके बाद में जो चलते हैं हम, पहला जो हम देखते हैं तो इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना या इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जा सकता है क्या? तो दूसरा पॉइंट हमारा जो जाता है वो है इंग्लैंड का शासन व्यवस्था। इंग्लैंड के शासन व्यवस्था की शुरुआत जब करते हैं तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में भी राजा का शासन था, राजा का शासन व्यवस्था था। लेकिन इंग्लैंड में राजा जो होता था वो एक जनता के साथ में संवाद करता था, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता था। पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में संसद बोला जाता है। तो राजा तो था, लेकिन वो वहां पर रहने वाले जो जनता से संवाद करता था, उससे बातचीत करता था, एक स्थान पर एकत्रित होके, और राजा जो होते थे उसको एक ऊंचे स्थान में बैठाया जाता था। तो इस प्रकार से वहां पर
संसद और राजा के बीच में कई प्रकार के चर्चा होती थी और चर्चा के दौरान कानून बनाना या नए कर लेना, इसके बारे में विचार विमर्श किया जाता था। तो इस प्रकार से जो राजा थे अपने संसद के जितने भी प्रतिनिधि थे उनकी बैठक आयोजित करके कोई भी प्रस्ताव, कोई भी कानून या कोई भी जो कर का निर्धारण उनकी उपस्थिति में ही किया जाता था। पार्लियामेंट को इंग्लैंड में दो भागों में बांटा गया, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स होते थे उसमें जो सदस्यों का जो चयन होता था उसमें इंग्लैंड के जो गिरजाघर थे उनके पादरियों या उच्च अधिकारी होते थे उनको या जमींदारों को शामिल किया जाता था इसमें। और वही हाउस ऑफ कॉमन्स जो होते थे उसमें गांव या शहर के जो बड़ी पूंजी या संपत्ति वाले होते थे उनको शामिल किया जाता था सदस्यों के रूप में। तो इस प्रकार से इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था थी वो संसद, प्रतिनिधि और राजा के बीच में विभिन्न प्रकार के बैठक पार्लियामेंट में होती थी और कई प्रकार के कानून या कई प्रकार के जो टैक्स लगाना, इस पर विस्तृत चर्चा होती थी। अब जो चलते हैं इसके बाद में तीसरा जो है संसद के बीच संघर्ष। इंग्लैंड में धीरे धीरे शासन व्यवस्था जो थी, कई बार राजा कई जो कानून या कई जो कर का निर्धारण अपने मर्जी से करने लगे और इसी कारण 17वीं सदी में राजा और संसद प्रतिनिधियों के बीच, दोनों के बीच एक संबंध टूटने लगा और धीरे धीरे एक झगड़े के रूप में सामने आता गया। इसमें राजा का जो कहना था कि राजा की जो शक्ति है वो ईश्वर से प्राप्ति हुई है या राजा को जो शक्ति मिली है वो ईश्वर से मिली है, इसलिए राजा को ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। ऐसा इंग्लैंड के जो राजा थे उनका विचार बदलने लगा और संसद के जो प्रतिनिधि या सदस्य थे उनका कहना था कि नहीं, जो संसद ने पारित कर दिया, जो संसद बोल दिया उसको कानून मानना चाहिए या कानून बनाने के समय संसद के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कानून बनाया जाए। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक विवाद या एक झगड़े के रूप में बढ़ने लगा। इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था थी, दोनों के बीच में संघर्ष पैदा होने लगी। राजा का अलग विचार और संसद प्रतिनिधियों का अलग विचार। 1603 में जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद में इन्होंने भी शासन की जो व्यवस्था है उसमें अपना मनमानी या राजा का ही प्रतिनिधित्व रहेगा या राजा ही उस कानून व्यवस्था का
पालन कराएंगे या कानून बनाएंगे राजा ही। इसमें किसी भी संसद के प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं किया जाएगा या संसद के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जेम्स जो थे वो अपना मनमानी कर दिए और उसके बाद 1625 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने भी जैसे ही सत्ता पर बैठा तो उनका भी राजतंत्र की तरह अपने जो अधिकारों का दुरुपयोग करना और पार्लियामेंट नहीं बुलाना या संसद की बैठक नहीं बुलाना, इस प्रकार से कार्य उनके द्वारा होने लगा, जिससे संसद के जितने भी सदस्य थे इंग्लैंड के उनमें एक नाराजगी पैदा हुई और समस्त सदस्यों ने 1628 में एक लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि राजा को संसद के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में कोई भी कानून न बनाया जाए। यह निवेदन किया गया, एक पत्र लिखा गया राजा के लिए, लेकिन चार्ल्स ने 11 वर्ष तक के कोई भी बैठक आयोजित नहीं की, कोई भी पार्लियामेंट की बैठक आयोजित नहीं की, किसी भी सदस्य को नहीं बुलाया गया और अपने तरीके से वो विभिन्न प्रकार के कर या विभिन्न प्रकार के कानून बनाने लग गए और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक इंग्लैंड में संघर्ष बढ़ता गया। 1649 में पार्लियामेंट के सभी सदस्यों ने एकत्रित होकर चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की और उसको दंड दिया गया। दंड देने के बाद में वहां पर इंग्लैंड में एक राजा या राजतंत्र का कुछ समय के लिए तो अंत हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, कुछ समय तक के लिए गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन क्रॉमवेल नामक शासक फिर से जब सत्ता में आया तो उन्होंने भी यही निरंकुशता शासन प्रणाली और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, इस प्रकार से बहुत सारे जो क्रियाकलाप में लिप्त हो गए, जो संसद के सदस्यों को या लोगों को राज नहीं आया। और उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि इस प्रकार से इंग्लैंड के लोगों की भलाई संभव नहीं है, तो जेम्स द्वितीय कुछ समय के लिए शासन व्यवस्था पर या गद्दी पर बैठा और वो भी निरंकुश शासन संचालित करने लगा। जेम्स द्वितीय के बाद में आ जाती है उसकी पुत्री मेरी द्वितीय, और मेरी द्वितीय का पति जो विलियम का शासन, मेरी द्वितीय को जब शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया तो उनको शर्त रखा गया कि इस शर्त के आधार पर अगर आप शासन व्यवस्था संचालित करेंगी तभी आपको गद्दी पर बिठाया जाएगा, नहीं तो आपको गद्दी पर नहीं बिठाया जाएगा। तो इस प्रकार से मेरी द्वितीय के सामने शर्त रखा गया और उस शर्त में
जो प्रमुख बातें रखी गई उनको मानने के लिए तैयार हो गए और मैरी द्वितीय के पति विलियम दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को संचालित किया और उनके सामने जो शर्त रखा गया उसमें ये शर्त रखा गया कि कोई भी कर या कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसमें संसद की सहमति अनिवार्य होगी। ये मैरी द्वितीय के सामने, विलियम के सामने में रखा गया कि कोई भी कानून या कोई भी कर अगर लगाया जाता है तो संसद की सहमति या सर्वसम्मति होना जरूरी है। दूसरी जो बात रखी गई, दूसरी शर्त जो रखी गई वो शर्त थी कि बिना संसद के अनुपस्थिति या बिना जो संसद के कोई भी सदस्यों के बिना कोई भी कानून या कोई भी जो कर लागू नहीं किया जाएगा। तीसरी जो शर्त ये लागू किया गया कि राजा जो है संसद के सदस्यों की कोई भी कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस प्रकार से संसद के सदस्यों ने मैरी द्वितीय और विलियम के सामने शर्त रखे जिसको उन्होंने माने और फिर इंग्लैंड की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने लगी। बिना झगड़े, बिना खून खराबे के या बिना तनावपूर्ण इंग्लैंड का शासन धीरे धीरे संचालित होता गया। इसीलिए बिना झगड़े, बिना खून खराबे, बिना मार काट के शासन व्यवस्था के कारण इसको जो बोला जाता है कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस कहा जाता है इसको शासन व्यवस्था को। बिना खून खराबे और बिना वाद विवाद हुए शासन उस समय संचालित था। तो इस प्रकार से आज हम लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांति के प्रमुख कुछ बिंदुओं पर चर्चा किए। आपके सामने में जो महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, अगले चैप्टर अगले पीरियड में और समझेंगे। धन्यवाद।